नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इससे पहले मैंने ईवीएस के अंदर क्लास थर्ड की एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर से टॉपिक से प्रश्न बनते थे मैंने सबको कवर किया। अब आज से मैं क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी के जितने चैप्टर हैं जहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं सबको कवर करूँगा। आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न सीटेट में बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से सेशन को देखिएगा। और अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो चलें स्कूल, पहला लेसन है आज का, चलो चलें स्कूल। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं मैंने सबको हाईलाइट किया हुआ है, वही हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। बाँस से बना हुआ पुल। तो बाँस से बना हुआ पुल कहाँ होता है? असम में। देखिए बच्चे बाँस के पुल से स्कूल जाने के लिए नदी पार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बाँस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बाँस और रस्सी से बना हुआ पुल पार कर जाते हैं। तो बाँस से बने हुए पुल कहाँ होते हैं? असम में। यहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्राली से, ट्राली कहाँ होती है? लद्दाख में होती है। देखिए इससे बच्चे नदी में रस्सी के सहारे एक ट्राली बनी हुई होती है, उसमें बच्चे बैठकर नदी पार करते हैं। तो इस स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है या दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस पर रस्सी पर सरकते हैं। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं, अब पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ट्राली स्कूल पहुंचने के लिए हम रोज़ नदी को पार करते हैं। खूब चौड़ी और गहरी नदी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है या दोनों तरफ से भारी पत्थरों से बनी होती है, पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इसे रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। सीमेंट के पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो जो मेन टॉपिक है मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ देखिए बल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी पार करने के लिए बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो बल्लम नाव कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। सीटेट में यहाँ प्रश्न बनता है। केरल के कुछ भागों में बच्चों पानी को पार करने के लिए बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। बहुत ध्यान से सेशन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यहाँ से सीटेट में 4 से 5 नंबर पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। ऊँट गाड़ी राजस्थान में पाई जाती है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो ऊँट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। रेगिस्तान में बहुत रेत होता है, दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब यहाँ से जो पेडागॉजी का प्रश्न बनता है, अध्यापक के लिए जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा? जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। तो जब जानवरों की गाड़ी खींचते हुए समय जानवर को कैसा महसूस होता है, ऐसा हमें बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर हमें बच्चों से चर्चा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह है जुगाड़। यहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जुगाड़ गाड़ी कहाँ है? तो यह हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है। यह फट फट करती हुई चलती है।
है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है पेडागॉजी का, स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। तो हमें स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साधनों पर बच्चों से चर्चा करना चाहिए। संभावित खतरों को पहचानें व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। और उसके बाद उस स्कूल जाते समय बच्चों को जो भी सावधानियां करनी है, जो भी खतरा होता है, उन सब के बारे में हम बच्चों से चर्चा करना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा कर सकते हैं। और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले ऐसे जितने भी साधन हैं, हमें उनसे बच्चों से चर्चा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेडागॉजी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। तो पाठ में इस तरह के संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है, ताकि इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत कर सकें हम बच्चों से। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 2, कान कान में। मेरे कान किसके पास हैं? तो यहाँ से जो मेन इम्पॉर्टेंट टाइप बनता है हम उसको देखते हैं। चलिए यहाँ से, तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी त्वचा? अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की, उसके कानों से अब कुछ जानवरों उनको खाल से पहचानने की कोशिश करें। जाइए देखते हैं। जैसे खाल दिखाया गया है हर जानवर का अलग अलग, और जब बिना खाल के जानवर दिखाई देते हैं तो बच्चे कैसे पहचान पाएंगे? इस सब में बच्चों से हमें चर्चा करना चाहिए। तो आगे यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, अध्यापक के लिए पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें। तो हमें पाठ में जितने भी जानवर दिखे हैं उनके बारे में हमें बच्चों से और जानकारी के लिए बातचीत करनी चाहिए। जैसे उनका भोजन, जानवरों का भोजन कैसा होता है, उनकी रहने की जगह क्या होती है। जानवरों के प्रति हमें बच्चों को संवेदनशील सा विकसित करने की ज़रूरत है, और जानवरों के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है, डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों के समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। उन्हें सोचने का मौका दें। हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही मानें। इस तरह के और चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं। तो डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों के समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, तो हमें उन्हें सोचने का पूरा मौका देना चाहिए। तथा हर तरह के ऐसे उत्तरों को हमें बच्चों का सही माने। इस तरह के और भी चित्र बनाकर हमें बच्चों से क्रियाकलाप करवाने जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक के लिए कागज का पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो पक्षी सुंदर बनेगा। कागज का पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो पक्षी और सुंदर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन है नंदू हाथी। यहाँ से 2 से 3 नंबर हर शिफ्ट में पूछा जाता है सीटेट में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए,
नंदू नींद में जागा, उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है, जिसे वह भूरी स्लेटी जंगल समझ रहा था। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी सब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो यह बनता है, नानी माँ, माँ की माँ बच्चों से पूछें कि वे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो यहाँ से बनता है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो पहला प्रश्न सीटेट का यह बनता है कि हाथी कितने किलोग्राम झाड़ियाँ या पत्ते खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 100 किलोग्राम। उसके बाद हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी कितने घंटा सोता है? तो 2 से 4 घंटे। यह भी प्रश्न सीटेट में बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर में ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। तो क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी का पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर में ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तो हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। यह भी प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है यार, इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी अपने सूंड के साथ रहता है। तो आपने पहले ही पढ़ा है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और उसके बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। तो नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उसके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो आप ही अपना झुंड छोड़ देगा। चलिए आगे देखते हैं। हाथी की तरह कुछ और भी जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, हाथियों के झुंड में फैसले कौन लेता है। तो हाथी के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनियाँ लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला मेन टॉपिक जो बनता है सीटेट का, चलिए देखते हैं। यहाँ से बनता है, क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं। अपने बच्चों को देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं और अपने बच्चों के देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 की चैप्टर 1 और 2 और 3 करवाया, जहाँ से सीटेट में हर बार 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से सीटेट में हर बार 4 से 5 नंबर का प्रश्न बनता है। कल के सेशन में मैं एनसीईआरटी क्लास 4 के ईवीएस के चैप्टर 4, 5 और 6 को करवाऊँगा। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।